आज के इस लेक्चर में हम वेव इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। जो ट्रांसफर वाइब्रेशन होती है, ठीक है। ट्रांसफर वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस होती हैं जिसमें लेंथ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशंस के, ठीक है। इसका जो कॉमनली यूज है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये यूज की जाती है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लग्ड एज और जिसमें एग्जांपल आती है गिटार की, और एक होता है स्ट्रक्ड जिसमें एग्जांपल आती है हारमोनियम और पियानो की। इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, लाइक देखें, अगर प्लग्ड है तो प्लग में गिटार की एग्जांपल आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को खींच कर छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के पास जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन जो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। अब स्ट्रक में पियानो या हारमोनियम को लिया जाता है तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हिट किया जाता है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट शुरू में ज़ीरो है, लेकिन स्ट्रिंग को एक फिक्स्ड इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, मतलब फिक्स्ड इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है। अब इसको हम, ये आपने सारा पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है। अब आपने इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और अब हम नीचे चलते हैं। लेट अ थिन होमोजेनियस string which is perfectly flexible and under the uniform tension line in its equilibrium position along the x-axis। हम एक thin homogeneous string assume कर रहे हैं, ठीक है। thin homogeneous string assume किया है जिसकी डेंसिटी हर जगह पर बराबर होती है। x का कोई भी पॉइंट ले लें, वहाँ पे जो इसकी डेंसिटी होगी वो सेम ही रहेगी। स्ट्रिंग परफेक्टली फ्लेक्सिबल है और उस पर यूनिफॉर्म टेंशन लग रही है। स्ट्रिंग जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंड ऑन एक्स एक्सिस है। तो इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस को हम फाइंड आउट करेंगे, उसका मतलब वो है द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग आर फिक्स्ड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l, मतलब x 0 और l पे जो है ये फिक्स्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, एक एंड x इक्वल्स टू 0 और दूसरा एंड x इक्वल्स टू l है। इनकी फिक्स्ड एंड्स की वजह से हम स्पेसिफिक नॉर्मल मोड्स यानी सुर मिलते हैं हमें। ये इसकी हमने बाइनरी कंडीशंस निकाल ली कि x जो है ये वो u ऑफ 0 t, मतलब टाइम फिक्स है, टाइम को हमने नहीं छेड़ा, लेकिन उसका जो एक एंड था 0 उस पे ये u 0 आ रहा है और दूसरा एंड जो l है उस पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम वेव इक्वेशन का प्रैक्टिकल देख रहे थे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले वेव इक्वेशन ले ली और बाउंड्री कंडीशंस हमने निकाल ली थी। उसमें से इनिशियल कंडीशंस ये कहती हैं कि यू ऑफ एक्स ऑफ 0 मतलब टाइम में चेंज आएगा तो एक फंक्शन के इक्वल आंसर आएगा, और अगर हम टी के रिस्पेक्टिव उसका चेंज करते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद टी में चेंज करते हैं तो टी 0 रखते हैं, टाइम 0 रखते हैं, तो वो एक फंक्शन जी ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सेम हमने ये एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड है, ठीक है। जैसे हमने पिछले 3.5 और 2.5 को सॉल्व किया था, उसकी उसी मेथड्स पे हम उसी स्टेप्स पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है यू ऑफ एक्स टी, वो एक्स और टी का फंक्शन है, कैपिटल एक्स ऑफ टी और कैपिटल वाई ऑफ टी का फंक्शन। यू ऑफ एक्स लेते हैं, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्टिव ले रही हूँ मैं, तो ये एक्स डैश ऑफ एक्स आ जाएगा और टी ऑफ टी एज इट इज़। अब यू का एक्स के रिस्पेक्टिव डबल डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स डबल डैश ऑफ एक्स और टी ऑफ टी। अब यू का टी के रिस्पेक्टिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और टी का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यू का डबल डेरिवेटिव लेते हैं टी के रिस्पेक्टिव से, तो एक्स एज इट इज़ रहेगा और यू का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को इधर पुट करेंगे, तो टी के रिस्पेक्टिव से मतलब एक्स ऑफ एक्स इंटू टी डबल डैश ऑफ टी माइनस सी स्केयर। अब ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एक्स डबल डैश ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स डी स्केयर टी ओवर डी टी स्केयर, और इसको लिख सकते हैं सी स्केयर एक्स नहीं टी, ये वाली टर्म टी आएगी और इसका डेरिवेटिव है, तो टी स्केयर डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये माइनस में उसको उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगी सी स्केयर टी इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे और टी वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। तो जब सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो सारा है ना, ये सारा एक के इक्वल है, जिसको हम सेपरेशन कांस्टेंट पे भी हमने जो टॉपिक्स में ये इसको सॉल्व किया उनमें भी हमने के को एज अ सेपरेशन कांस्टेंट कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक बनेगी डी स्केयर टी ओवर डी टी स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर टी के, और दूसरी इक्वेशन बनेगी डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू एक्स के। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस में के की वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, के यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, मतलब तीन केसेस हैं हमारे पास। तो पहले हम केस 1 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। के जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और के को हम कोई भी एक कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर से कंसीडर करके इसको सॉल्व कर, इन दोनों वैल्यूज़ में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये आएगा डी स्केयर टी ओवर डी टी स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर टी, और के की जगह आ जाएगा लेमडा स्केयर। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी एम स्केयर, इसकी सी स्केयर और लेमडा स्केयर। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा प्लस माइनस सी लेमडा। तो यहाँ पे टी का हमारे पास आंसर आ जाएगा C1 ई की पावर सी लेमडा टी प्लस C2 ई की पावर माइनस सी लेमडा टी। अब इन्हीं सेम स्टेप्स के साथ इस वाली साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू एक्स लेमडा स्केयर। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्केयर इक्वल्स टू लेमडा स्केयर, तो इसका आंसर आएगा एम इक्वल्स टू प्लस माइनस लेमडा ई लेमडा एक्स प्लस सी, यहाँ पे 1 2 यूज़ कर लिए, यहाँ पे 3 और 4 को लेके चलते हैं माइनस लेमडा एक्स। तो u ऑफ एक्स टी मतलब कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C1 ई लेमडा सी लेमडा टी प्लस C2 ई माइनस सी लेमडा टी इंटू C3 ई लेमडा एक्स प्लस C4 ई माइनस लेमडा एक्स। ये आ गया। ये केस 1 को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जब हमने ये टॉपिक 2.5 किया था उसमें हमने बाइनरी सेपरेबल वेरिएबल्स का जो मेथड था वो अलहदा से सॉल्व किया था, और ड्रिशले वाला मेथड जो था वो अलहदा से सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे हमें साथ ही बाइनरी कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम दोनों टॉपिक्स को एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे। अब ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली है। अब इसमें हम अपनी बाइनरी कंडीशन ये वाली पुट करेंगे, u ऑफ ज़ीरो टी, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना है और t एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ई ज़ीरो हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, C3 आ जाएगा और यहाँ C4 आ जाएगा। ये पूरा जो है ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि C3 प्लस C4 जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से C3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस C4। इसको हम अपने सोल्यूशन में पुट करेंगे। तो ये आएगा C3 ई लेमडा एक्स, और C4 की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस C3 ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से C3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ई लेमडा एक्स माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू C1 ई सी लेमडा टी प्लस C2 ई माइनस सी लेमडा टी। ये हमारे पास आ गई अपडेटेड इक्वेशन फर्स्ट BC पुट करने से। आप सेकंड वाली पुट करेंगे। सेकंड क्या है, एल टी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एक्स की जगह पे एल पुट करना है और टी एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या आएगी, ये आगे लेमडा एल माइनस ई माइनस लेमडा एल, और ये एज इट इज़।
अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमारी ज़ीरो के इक्वल कंसिडर की जा सकती है। मतलब C3 को तो हम ज़ीरो के इक्वल फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को देखना चाहते हैं, इस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि ये क्या हमारे पास ज़ीरो आती है या नहीं आती, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इसको ज़ीरो के इक्वल लें, सपोज कर लें, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ई लैम्डा टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। दोनों साइड्स पे ई की पावर लैम्डा टी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ई की पावर लैम्डा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये मिलके क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 लैम्डा टी, सॉरी टी नहीं, यहाँ पे एल एल आना था सारा, ये भी सारा एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। और इस साइड पे ये दोनों कट जाएंगे तो ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है ना। तो ये बनेगा ई की पावर माइनस लैम्डा एल प्लस लैम्डा एल, तो ये कट के ई की पावर 0 और ई की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएंगे। अब दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे तो 2 लैम्डा एल इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के और लैम्डा एल इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई है 0, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब ये आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमने इसमें केस क्या स्टडी कर रहे हैं कि के ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मतलब के हमने लिया हुआ लैम्डा, लैम्डा को अगर हम ये 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, इसका मतलब के इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और ये तो हमने कंसीडर ही नहीं करना, हमने तो केस ही ये लिया हुआ कि के जो है वो 0 से भरा है। अगर हम लैम्डा को 0 ले लेंगे तो के भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाती है, ये गलत है। इसको ये ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे हमें C3 को ही ज़ीरो कंसिडर करना पड़ेगा। C3 ही ज़ीरो है, ज़ीरो होने की वजह से ये पूरी इक्वेशन जो है ज़ीरो हो जाती है और ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन दे देता है। अच्छा, अब बुक में जो है उसने इसको डिटर्मिनेंट वाले तरीके से सॉल्व किया हुआ है। उसने इसको इस वाली ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है 1e लैम्डा एल 1e माइनस लैम्डा एल, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट लेने पे उसे मिला ई लैम्डा एल और माइनस माइनस ई लैम्डा एल। फिर इसने इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखा और फिर उसको इसी तरह से सॉल्व किया। अब हमने लेना है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लेते हैं कि के जो है वो इक्वल्स टू 0 है। तो जब इधर इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल्स टू 0 और ये बन जाएगी डी स्केयर टी ओवर डी टी स्केयर इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्केयर इक्वल्स टू 0 और इसकी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्केयर इक्वल्स टू 0। इसका जो सोल्यूशन है वो आएगा C1 प्लस C2x और इसका सोल्यूशन बनेगा C3 प्लस C4x। मतलब क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आ गए ना, तो रिपीटेड रूट्स जब आ जाते हैं तो हमारे पास ये x कांस्टेंट के साथ x रिपीट होता है। तो u ऑफ एक्स टी क्या बन जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2x और C3 प्लस C4x, ये आ गया। अब हम यहाँ पे दोबारा अपनी बाइनरी कंडीशन से यूज़ करेंगे। जो पहली कंडीशन जो थी वो थी 0 t इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 पुट करने से हमें यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये C1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 होगी तो C1 बच गया और ये सारी टर्म में सॉरी यहाँ t आएगा क्योंकि ये t के रिस्पेक्टिव से था। यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि C1 इक्वल्स टू 0 है, तो अपडेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 0 है तो ये बच गया C2 ऑफ एक्स इंटू C3 प्लस C4t। अब दूसरी हमने बाइनरी कंडीशन पुट करनी है जो LT इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ x की जगह पे L आ जाएगा और C2 एज इट इज़, अंदर वाली टर्म्स भी एज इट इज़ आएंगी। अब यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास C2 जो है वो इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला अपडेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये भी हमारे पास आ गया ट्रिवियल सोल्यूशन। अब लास्ट और थर्ड केस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हमने कंसीडर करना है कि एक्स के जो है वो लेस देन 0 है, मतलब के की वैल्यू को हम ले सकते हैं
माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो इधर पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी ये, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा लैम्डा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो अयोटा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा C1 कोस लेमडा एक्स प्लस C2 साइन लेमडा एक्स। अब इसमें पुट करते हैं लेमडा की के की वैल्यू, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन जाएगी, माइनस है तो यहाँ माइनस भी आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा प्लस माइनस अयोटा सी लैम्डा। तो इसको भी सेम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये भी इमेजिनरी पार्ट है, C3 कोस सी लैम्डा टी प्लस C4 साइन सी लैम्डा टी। और यू ऑफ एक्स ऑफ टी क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा C1 कोस लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन लैम्डा एक्स इंटू C3 कोस सी लैम्डा टी प्लस C4 साइन सी लैम्डा टी। अब यहाँ पे हमने अपनी बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है और इनिशियल कंडीशन पुट करनी है, ठीक है। जब हम इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म x की जगह 0 पुट किया तो ये 1 हो जाएगी तो C1, और ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये बाकी हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा वो ये होगा। और ये सारा इक्वल्स टू 0 है, तो लेट कर लेते हैं कि C1 इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। तो ये अपडेटेड सोल्यूशन इसका बनेगा, ये C1 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन पुट करेंगे L वाली, x की जगह L पुट करना है तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी, x की जगह L आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज़। इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम C2 को 0 नहीं रख सकते, इसकी वजह जब हमने टॉपिक 2.5 में किया था तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ साइन L बाई लैम्डा L को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से लैम्डा L की वैल्यू आ जाएगी n पाई और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय L। इसको अपडेटेड सोल्यूशन में पुट कर लेंगे, लैम्डा L की जगह सॉरी लैम्डा नहीं, x एज इट इज़ रहेगा, लैम्डा की जगह ये आएगा तो n पाई x ओवर L इंटू C3 कोस सी n पाई t ओवर L प्लस C4 साइन n पाई सी टी ओवर L, ठीक है। ये अब हमारा अपडेटेड सोल्यूशन आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n आ रहा है तो n वेरी करेगा 1 से इन्फिनिटी तक। तो मैं इसी स्टेप में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लेती हूँ, उसमें क्या करते हैं कि समीशन आ जाता है जो कि n से 1 तक वेरी कर रहा होता है। अब हमारी इनिशियल कंडीशन क्या थी, हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन थी u x ऑफ 0 इक्वल्स टू था f ऑफ x के। अब इसको इसमें पुट करते हैं, टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा यू एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और C2 साइन n बाई एक्स। ये वाली टर्म इसलिए ऐसे है क्योंकि इसमें कोई भी जो है ना आपके पास वो नहीं आ रहा, टी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा C3 इक्वल्स टू f ऑफ x। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन का मैं इसको नाम दे देती हूँ, या आप ए एन जो भी है, मतलब आपने एक नए कांस्टेंट बनाना ना तो उसको आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी फॉरियर साइन सीरीज़ लगाएंगे,
तो उधर से हमारे पास बी एन का आंसर आएगा 2/L, मतलब L ये वाला आता है जो एंगल साइन के साथ एंगल में डिनोमिनेटर में होता है, 0 से L। ये फोरियर साइन सीरीज याद कर लें अच्छे से, ये आपने सारी इन इक्वेशंस में, इन एग्जाम्पल्स में सारी यही लगानी है। चैप्टर 2 से हम यही अप्लाई करते आ रहे हैं। यहाँ से बी एन का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने एक इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये आई थी और एक इनिशियल कंडीशन थी यू ऑफ एक्स ज़ीरो जो है वो एक फंक्शन जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो अब इसको भी करना है इक्वल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे यू टी भी था, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसका टी के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव लें और देन ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका टी के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये चीज़ एज इट इज़ ये चीज़ आ जाएगी एंगल वाली। तो ये बन जाएगा -C3 और sin CN/T/L प्लस इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा C4 CN/L और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये आ जाएगा CN/T/L। अब इस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 to ∞, ठीक है, C2 साइन n/x/L। यहाँ साइन की टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और यहाँ टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। पूरा फंक्शन नहीं, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा C4CN/L। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट बनाएंगे जिसको मैं A1 का AN का नाम दे देती हूँ। जैसे ऊपर मैंने BN का नाम दिया था, यहाँ AN का नाम दे देती हूँ। अब ऊपर BN आपके पास खाली BN था, उसके साथ कोई और वैल्यू नहीं थी। यहाँ AN के साथ CN/L भी है, ये पूरा एक कांस्टेंट कंसीडर होगा ये पूरा। तो इसकी वैल्यू निकालने AN इक्वल्स CN/L, इस पर हमने फोरियर साइन सीरीज लगाएंगे तो वो बनेगी 2L 0 से L जी ऑफ एक्स और साइन n/x/L, ठीक है। अब यहाँ से AN की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज़ मल्टीप्लाई और ये उधर जाके डिवाइड करेंगे तो L जो है L से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/CN/, 0 से L जी ऑफ एक्स साइन n/x/L। अच्छा, अब हमारा जो सोल्यूशन आया है वो AN की भी वैल्यू निकाल लिया, BN की भी निकाल लिया। मतलब C2 को C3 से मल्टीप्लाई किया था तो BN बना, C2 को C4 से मल्टीप्लाई किया तो AN बना। तो अब हमने इसको वापस अपने इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।